तो आज के आपके करंट अफेयर्स 31 अक्टूबर 2022 के सबसे पहला करंट अफेयर है आपके वेस्ट एशिया अरब कंट्रीज के बारे। ये गल्फ ये गल्फ है, गलती से एफ और डी साथ में। तो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के बारे। तो इंडिया न्यूज क्या थी, इंडिया और जो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल है ये आपकी 6 कंट्रीज की एक तरह से एसोसिएशन है। 6 कंट्रीज एक साथ मिलके अपनी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और बाकी ऑर्डर्स एक साथ इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके अरब नेशंस जितने हैं उन्होंने एक साथ एक काउंसिल बनाए हुए जिसे गल्फ कॉपरेशन काउंसिल कहते हैं। तो इंडिया और जीसीसी के जो मेंबर्स हैं, 6 मेंबर, 6 कंट्रीज, इनके रिप्रेजेंटेटिव्स अब अगले नवंबर में अब मिलने वाले हैं और हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की आपस में बात करने वाले हैं। अब सबसे पहली चीज, फ्री ट्रेड पैक्ट होता क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब क्या है? ठीक है, सबसे पहले इस चीज को ही समझ लें, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है। देखो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जब आपकी 2 कंट्रीज ए और बी कंट्रीज आपस में एग्रीमेंट साइन कर लेती हैं कि ज्यादातर जो कॉमोडिटीज हम बेचते हैं, ठीक है, वो हम सारी की सारी चीजों के ऊपर, नहीं तो यूजुअली क्या होता है कि जब हम ए कंट्री से बी कंट्री सामान भेजेंगे और बी कंट्री ए कंट्री पे सामान भेजेगी, तो दोनों अपने अपनी कंट्री में आपकी इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ये सारी चीजें चार्ज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, जब आपस में कंट्रीज एग्रीमेंट साइन कर लेती हैं, वो या तो इन्हें रिड्यूस करने की बात करती हैं कि इन्हें कम कर देंगे, या बिल्कुल ही एलिमिनेट कर देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है, तो चीजें ऐसे दोनों देशों में बिकने लगे जैसे वो एक ही देश के अंदर, एक ही इकोनॉमी के अंदर चीजें बिक रही हैं। तो अपने आप में आप और उस कंट्री के बीच में ज्यादा बेटर इकोनॉमिक कनेक्शन है। अब यहाँ पे इंडिया और जीसीसी की अगर मैं बात करूं, देखो, ये जितनी भी आपकी गल्फ कंट्रीज हैं, हम इनसे खासकर क्रूड ऑयल, क्योंकि सऊदी अरेबिया, इराक, ये मतलब जितनी यहाँ पे कंट्रीज हैं, अरबियन वर्ल्ड से हमारा मेन कनेक्शन जो है वो है क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस। हम यहाँ से बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, वो सऊदी अरेबिया हो गया, कतर हो गया, ऐसे सारे देश हो गए, मतलब इसके अंदर क्योंकि इराक नहीं है। सिर्फ मैंने एग्जांपल के लिए बताया कि इराक से, क्योंकि हम तेल बहुत मंगाते हैं। एक मैं जनरल फैक्ट बता दूं, इंडिया सबसे ज्यादा तेल इराक से मंगवाता है। ठीक है, हमारा सबसे मेन ऑयल पार्टनर जो है वो इराक है। ठीक है, और इन सारी कंट्रीज में हम जो एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे पर्ल्स हो गए, ज्वेलरी होगी, सेमी प्रीशियस स्टोन्स की, मतलब ये सारी चीजों की ज्वेलरी, फिर मेटल्स हो गए, ठीक है, फिर आपकी जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है, फिर इलेक्ट्रिकल मशीनरी, आयरन एंड स्टील, ऐसी सारी चीजें हम इन्हें एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो हमारा ट्रेड वैसे भी आपस में लगातार ग्रो कर रहा है। जैसे 2020-21 की जो गवर्नमेंट की फिगर हैं, उसके मुताबिक हमारा जो एक्सपोर्ट है, इन सारे देशों को मिला के जो एक्सपोर्ट है, हम जो इन्हें सामान बेच रहे हैं, वो 58% इंक्रीज हुआ है और $44 बिलियन का हमने इन्हें सामान बेचा है 2021-22 के साल में। ठीक है, और अगर और अगर मैं बात करूं इनसे इंपोर्ट की, इंपोर्ट भी इन कंट्री से बहुत ज्यादा ग्रो किया है, क्योंकि देखो, ये दोनों की वैल्यू अल्टीमेटली डॉलर्स में, वैल्यू में मेजर होता है कि आपने कितने डॉलर का सामान बेचा है। तो ये सारी कंट्रीज क्योंकि ऑयल और नेचुरल गैस बेच रही हैं, और खासकर आपको पता ही है पिछले एक आधे साल से प्राइसेस काफी ज्यादा राइज पे हैं। सो $110 बिलियन का इन्होंने हमें सामान बेचा है। तो ओवरऑल हम नेगेटिव, हम घाटे में हैं इनके साथ। ठीक है, हम इसीलिए भी करेंगे, तो जितना भी सामान हम इन देशों को बेचते हैं, यहाँ पे सारी जगहों पे हमारी इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ये सब कुछ खत्म हो जाए, तो हम इन्हें आयरन, स्टील, मशीनरी, ज्वेलरी, ये सब कुछ और ज्यादा इन देशों में बेच पाए। ठीक है, तो इससे बहुत ज्यादा हमें फायदा होगा। ऐसे हम और भी कंट्री से इससे बातें कर रहे हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की। जैसे एक दिवाली पे एक्सपेक्टेड था कि आपके यूनाइटेड किंगडम के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा, पर उससे कुछ टाइम पहले एक थोड़ा सा एंटी इमिग्रेशन रिमार्क, थोड़ा रेसिस्ट रिमार्क, और उसके बाद जो उनकी पूरी प्राइम मिनिस्टरशिप ही हिल गई थी। ठीक है, जो लिज ट्रस उससे पहले उनकी प्राइम मिनिस्टर थी, तो इस कारण वो दिवाली पे तो नहीं साइन हो पाया, और अभी भी उसकी नेगोशिएशंस ऑन हैं, तो अभी वो कंक्लूड नहीं हो पाया।
तो जल्दी ही आप अगले 1 डेढ़ महीने में सुनोगे कि हमने यूके के साथ भी एग्रीमेंट साइन कर लिया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और वहां पे हम जीसीसी के साथ अब शुरू करने लगे हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डिस्कस करना। ठीक है, अभी टाइम लगेगा ऑब्वियसली पूरा होने में, पर डिस्कशन शुरू हो रही है। ठीक है, सऊदी अरेबिया की अगर बात करें, सऊदी अरेबिया हमारा ओवरऑल 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रहा है पूरी दुनिया में। ठीक है, तो अपने आप में सऊदी अरेबिया हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट टोटल मिला के सऊदी अरेबिया हमारा 4th लार्जेस्ट वो बन रहा है। देखिए ये सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हम साइन क्यों कर रहे हैं, कभी मेंस के लिए भी आपको मैं पॉइंट यहाँ पे बता दूं कि कभी मेंस में यही क्वेश्चन आ जाए कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स क्या हैं, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। इन सारी चीजों में एक चीज जरूर पॉइंट आउट करने की आपको जरूरत है, वो ये है कि जैसे जैसे इंडिया अपनी इकोनॉमी ग्रो करना चाहता है और अपना वर्ल्ड स्टैचर ग्रो करना चाहता है, हमें अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाने जरूरी है। हम जितने दुनिया को एक्सपोर्ट्स बेचेंगे, उसका ये एक तरीके से मतलब है कि दुनिया मेड इन इंडिया लोग चीजें यूज कर रहे हैं, यानी कि इंडिया की इंपॉर्टेंस अपने आप दुनिया भर को हाईलाइट होती है। आज जो चाइना की दुनिया भर में इंपॉर्टेंस है वो उसकी एक्सपोर्ट्स के कारण है। अगर हमने भी वो रुतबा अचीव करना है, अमेरिका की इंपॉर्टेंस एक तरह से उसके एक्सपोर्ट्स के कारण है। उसके एक्सपोर्ट्स ओवर द इयर्स चेंज हो गए हैं, अब वो टेक्नोलॉजी और ये सारी चीजों के एक्सपोर्ट्स हैं उसके। पर अमेरिका आज भी इन चीजों का लीडर है। ठीक है, तो हम भी लीडर बनना चाहते हैं, इस कारण हम ये सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, क्योंकि चाइना जैसे देश, अमेरिका जैसे देश ऑलरेडी सबके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मोस्टली करके बैठे हुए हैं। तो हम भी उस रेस में अब जाना चाहते हैं, धीरे धीरे अपनी इंडस्ट्री एक्सपैंड करना चाहते हैं। इस कारण हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स साइन कर रहे हैं। ठीक है, ओवरऑल आपको गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के बारे में बताऊं, देखो इसका जो सबसे पहला चार्टर था ये 1981 में साइन हुआ था। ये काउंसिल बनाया गया है कि ये सारी कंट्रीज, जो 6 कंट्रीज हैं, ये बहरान, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया और यूएई, ये 6 कंट्रीज जो हैं ये अपनी रीजनल इंटरगवर्नमेंटल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन बना सकें, जिसमें ये सारे मिलके इन सारे फील्ड्स के ऊपर काम कर सके। एक तो देखो ये जितनी कंट्रीज है ना, इन सारी कंट्रीज को देखोगे ये सारी की सारी मोनार्कीज हैं। ये कोई इनमें से कोई भी डेमोक्रेसी नहीं है। यहाँ पे सारी जगहों पे आपके राजे हैं, रूलर्स हैं, किंग हैं। ठीक है, बस थोड़ा थोड़ा फर्क है इन सबकी मोनार्कीज में। जैसे 3 कंट्रीज जो हैं उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया हुआ है, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो टॉप पोजीशन है वो प्रेसिडेंट का ऑफिस ना क्रिएट करते हुए उन्होंने किंग को दी हुई है। पर ये बाकी कंट्री भी, मतलब बाकी सारा सिस्टम भी इनका मोनार्की के अकॉर्डिंग ही चलता है, डेमोक्रेसी नहीं है। तो ये है कतर, कुवैत और बहरान, दो एब्सोल्यूट मोनार्कीज है। देखो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि राज कर सकता है। एब्सोल्यूट मोनार्की जैसे सऊदी अरेबिया और ओमान हो गए, यहाँ पे 100% राजे की मर्जी है, वो जो करना चाहे वो कर सकता है। और एक फेडरल मोनार्की भी है जो है यूएई। यूएई अपने आप में एक सिंगल कंट्री नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ इंटरनेशनली एक सिंगल कंट्री के तौर पे अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, तभी यूनाइटेड अरब एमायरेट्स हैं। एमायरेट्स का मतलब किंगडम्स। अगर आप ओवरऑल यूएई का मैप देखोगे, जैसे हमारे लिए सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशन जो इंडिया के अंदर लोगों ने सुनी होती है वो दुबई है। दुबई एक छोटी सी जमीन है इस पूरे के अंदर। सबसे बड़ा जो एरिया है वो शारजा का एरिया है, और शारजा का राजा पूरे यूनाइटेड अरब एमायरेट्स का राजा माना जाता है। ठीक है, सबसे अमीर इलाका दुबई है, पर दुबई का राजा सारे यूएई का राजा नहीं है। ठीक है, वो शारजा का राजा है। ये शारजा का जो राजा है वो। ठीक है, इसके बाद अभी कुछ कंट्रीज इसे ज्वाइन करने का सोच रही हैं, जैसे जॉर्डन, मोरक्को और यमन। ठीक है, यमन इस टाइम सिविल वॉर में है, और जॉर्डन और मोरक्को अभी कंसिडरेशन में नहीं है। तो सिविल वॉर वैसी छिड़ी हुई है, तो ये अभी ज्वाइन करें ना करें कुछ पता नहीं। मैप में अगर मैं बताऊं ये सारे देश, तो ये पूरा अरेबियन पेनिनसुला है, जो सब ने मिलके आपस में ये पूरी की पूरी गल्फ कॉपरेशन काउंसिल बना लिया। ठीक है, तो इसमें ये सऊदी अरेबिया, ये कुवैत, यहाँ पे ये छोटा सा देश। ठीक है, ये छोटा सा देश यहाँ पे बहरान, ये आपका कतर आ गया। ठीक है, ये यूएई, ये ओमान और ये यमन, जहाँ पे आपकी सिविल वॉर छिड़ी हुई है। एक साइड से सऊदी अरेबिया यमन की जो गवर्नमेंट की साइड ले रहे हैं, गवर्नमेंट जो यमन में बनी हुई है
सऊदी अरेबिया उन्हें बैक कर रहा है, और दूसरी साइड पे जो मिलिटेंट्स लड़ रहे हैं उन्हें बैक कर रहा है ईरान। ठीक है, और जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं वो ये है कि सरकार और जो सऊदी अरेबिया का सारा एफर्ट है वो यमन के अंदर धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। जो जितने भी रिवोल्ट कर रहे हैं, जो जो मिलिटेंट्स हैं, वो जीत रहे हैं। ठीक है, बहुत साल हो गए यमन की वॉर के, और यमन की वॉर की कोई बात ही नहीं करता किसी भी न्यूज़ में। न्यूज़ सुनो, यूक्रेन रशिया, ये इतनी पुरानी वॉर है, इनके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा, सारा देश बर्बाद हो चुका है इनका। चलो, सेकंड करंट अफेयर की तरफ चलते हैं, जो है पीएम कुसुम स्कीम। देखो, ये जो पीएम कुसुम स्कीम थी, ये आपकी गवर्नमेंट लास्ट, मतलब मोदी गवर्नमेंट के फर्स्ट टेन्योर के टाइम लॉन्च की गई थी। इसे वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल स्कीम माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा कोशिश है ना, वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव चीज है कि पीएम कुसुम में हम दूर दराज इलाकों में जो बहुत ही डिस्कनेक्टेड एरियाज हैं, वहां तक आपकी इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, और कैसी इलेक्ट्रिसिटी? क्लीन इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यूएबल। ठीक है, अब देखो, पहुंचाने के दो तरीके हैं। एक तो है, हम जितने भी आपके खेत हैं या जितने भी आपके, मतलब खासकर एग्रीकल्चर इसका मेन फोकस था कि एग्रीकल्चरल फील्ड्स तक आपके पहुंचाई जाए, जो खासकर पानी निकालने के लिए पंप्स यूज होते हैं, पंप्स तक आपकी बिजली पहुंचाई जाए किस तरीके से। ठीक है, तो हम जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें हम क्या काम कर रहे हैं, ये दो अलग अलग आपके कंपोनेंट, बी और सी बारे पहले मैं बताता हूँ आपको, जो एग्रीकल्चर पंप्स के बारे ही है, क्योंकि मेन कंपोनेंट इसका एग्रीकल्चरल फील्ड्स तक बिजली पहुंचाना था, दूर दराज जहाँ पे तारें नहीं बिछी हुई या तारें कम बिछी हुई हैं। तो या तो देखो, कंपोनेंट सी तो ये कहता है कि ग्रिड वहां तक पहुंचाओ, इसका क्या हुए, वहां पे नए कनेक्शंस क्रिएट करो और हर खेत तक बिजली पहुंचाओ। ठीक है, ताकि कम से कम इतनी बिजली आ जाए जो आपके 7.5 हॉर्स पावर के जो आपके एग्रीकल्चरल पंप्स हैं वो वहां पे चलने लग जाए, और वहां पे भी किसान मॉनसून पे डिपेंडेंट ना रहें अपने पानी के लिए, और वो जब मर्जी जमीन के नीचे से या अपने पौंड से पानी निकाल के अपने खेतों को दे सके। उससे बड़ा, पर ये 10 लाख कनेक्शन हमने देने थे सोलराइजेशन से, मतलब ऑब्वियसली रिन्यूएबल एनर्जी से आने थे। ठीक है, कंपोनेंट बी जो है ना, ये इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके ऊपर प्रीवियस ईयर पेपर में एक इनडायरेक्टली क्वेश्चन आया है, वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ इसके बाद। आ, हाँ, ये जो है सेकंड कंपोनेंट जो था, देखो जहां तक अब तारें बिछानी अपने आप में महंगी पड़ेंगी, शायद उतना रिटर्न ना आए, या उतनी आबादी नहीं वहां पर रहती। लेट्स सपोज एक अकेला किसान है, काफी दूर रहता है वो, ठीक है, वो किसी इलाके में अपनी खेती कर रहा है। अब मेन ग्रिड कहीं बहुत दूर खत्म हो जाती है। अब मैं एक किसान के लिए सारे केबल्स, खंबे, सब कुछ बिछाऊंगा, ये अपने आप में इतना महंगा पड़ेगा, कभी कोई सरकार को रिटर्न ही नहीं आने वाला। अब एक किसान जो छोटी जमीन पे खेती कर रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट भी बिजली की कम है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसके अपने खेत पे ऑफ ग्रिड सोलर पैनल्स लगा सकते हैं। अब ऑफ ग्रिड सोलर पैनल्स क्या होते हैं, हम क्या करते हैं, देखो, जो लेट्स सपोज किसान का घर है, घर की छत पे हम सोलर पैनल्स लगा देंगे, या क्योंकि जमीन का अगर कुछ हिस्सा खाली पड़ा है वहां पे हम सोलर पैनल्स लगा देंगे, और इसे हम कनेक्ट कर देंगे किसी ना किसी बैटरी से। ठीक है, ये बैटरी पंप कर पाएगी, मतलब ये बैटरी एनर्जी प्रोवाइड कर पाएगी, जितने भी आपके एग्रीकल्चर पंप्स हैं या कुछ और है जिससे भी बिजली देनी है वो दे पाएंगे, बच जाता है। हम वहीं पे सोलर पैनल्स थोड़े से लगा दें जो उसकी अपनी रिक्वायरमेंट है, और उससे अपने आप वो अपना खर्चा निकाल पाएगा। ठीक है, तो ये पीएम कुसुम स्कीम के अंडर 17.50, 17.5 लाख कनेक्शन स्टैंड अलोन, ये ऑफ ग्रिड का मतलब है स्टैंड अलोन, यानी कि जो ग्रिड से नहीं जुड़े हुए, सोलर पावर्ड एग्रीकल्चरल पंप्स भी हमने लगाने थे, वो भी 7.5 हॉर्स पावर के। सोलर पावर एग्रीकल्चरल पंप्स का मतलब है वो पंप जो सोलर पावर से चल पड़े। अब देखो, कई बार आपको स्कीम्स के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि अब पूरा जो साल पढ़ने वाले हो तो मैं आपको ये चीज भी बता दूंगी, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जैक्ट आए ये जरूरी नहीं होता।
क्वेश्चन इस तरीके से भी आपको पेपर में आ सकता होता है, जैसे 2 या 3 साल पहले क्वेश्चन आया था यूपीएससी के प्रीलिम्स में कि इनमें से कौन-सी चीज़ सोलर एनर्जी पे रन कर सकती है। ठीक है? तो 5-7 ऑप्शन दिए हुए थे उन्होंने कि कौन-सी चीज़ सोलर एनर्जी पे रन कर सकती है। उसमें से एक ऑप्शन था एग्रीकल्चरल पंप्स का। ठीक है? तो वो देखो ये स्कीम उस साल एक रिपोर्ट आई थी करंट अफेयर्स में था कि ये स्कीम बहुत सक्सेसफुल जा रही है, उसी साल ही ये आया था। ठीक है? कुछ 3 कुछ साल पहले कि काफ़ी सक्सेसफुल गवर्नमेंट की ये स्कीम गई है, बहुत किसानों को इसका फ़ायदा हुआ है। तो उसी साल पेपर में क्वेश्चन आया था पर डायरेक्टली पीएम कुसुम स्कीम बारे नहीं पूछा। उन्होंने ये पूछ लिया सोलर एनर्जी से क्या-क्या चल सकता है, उसमें से एक ऑप्शन एग्रीकल्चरल पंप्स भी था। तो वो इनडायरेक्टली भी पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस कारण जब आप सारे करंट अफेयर्स पढ़ो एक-एक लाइन करके, तो रट्टा ना मारो, उस चीज़ को समझो कि हर चीज़ का मतलब क्या है। ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्टली लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आए, इनडायरेक्टली उस लाइन इनका जो भी मतलब है उससे भी क्वेश्चन निकल सकता है। ठीक है, अगर हम इस कंपोनेंट बी को समझने के अच्छा सोलर पावर एग्रीकल्चर पंप्स लगाना चाहते हैं 7.5 हॉर्स पावर के। तो बाद में अगर कोई हमें सोलर पावर का वैसे ही क्वेश्चन आ गया कि मुझे पता तो है कि हाँ, अगर सरकार लगा रही है तो ऑब्वियसली ऐसी चीज़ एग्ज़िस्ट करती होगी। ठीक है? तो इनडायरेक्टली इस तरीके से क्वेश्चंस आपके। क्लियर है? तो इस स्कीम का मेनली फोकस आपकी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के जो इंडिविजुअल फार्मर्स थे, आपके जम्मू कश्मीर, लद्दाख, आपके हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जितनी हिली स्टेट्स हैं, वहाँ पे मेन फोकस था। ठीक है? हमने ये सारी की सारी स्कीम इस तरीके से डिज़ाइन की थी और ये एक तरह से 25 साल के लिए ओपन है, जिसमें जितने भी आपके ड्राई अनकल्टिवेबल लैंड हैं, वहाँ तक ऐसी अ, सोलर पैनल्स लगाना चाहते हैं ताकि एक तो सोर्स ऑफ इनकम हो जाए, अगर वो खुद बिजली नहीं यूज़ कर रहे, शायद वो बिजली सप्लाई करने लग जाए। दूसरा उनके अपने काम आ जाए ताकि वो वहाँ पे जो मशीन चलाना चाहते हैं, पंप चलाना चाहते हैं, वो सोलर पैनल से चल पाए। ठीक है? तो यही थी, बाकी आप सारे पॉइंट्स रीड कर लेना कहीं पे भी कोई डाउट हो। आज सिर्फ एग्ज़ाम वर्दी आपके सिर्फ ये 2 करंट अफेयर्स ही थे। ठीक है? तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स। थैंक यू।